वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे होंगे। उसी प्रयास में युक्ति आईएएस के द्वारा जो आप लोगों को दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस किया जाता है राष्ट्रीय संस्करण का, जो पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट होता है, उस पर आज विशेष चर्चा करेंगे कि चार जो मार्च है के न्यूज़ में आप लोगों के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से कवर किए गए हैं न्यूज़ को, और साथ ही साथ पीटी ओरिएंट स्पेशल कौन कौन से न्यूज़ है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या है। उससे पहले हमसे जुड़ने के लिए आप लोग ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर, या युक्ति आईएएस का वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दोनों माध्यम आप लोग को उपलब्ध है। तो जो भी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है आप लोग प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट में आप लोगों को बहुत से न्यूज़ पहले ही कवर किए जा चुके हैं, जो आगामी जो भी एग्ज़ाम आने वाले उसके लिए एग्ज़ाम ओरिएंट है। जो भी पेपर में अभी हालिया घटनाक्रम हो रही है तो उससे संबंधित प्लेलिस्ट पर पहले ही वीडियो बना हुआ, क्योंकि पहले भी वैसे उन सभी टॉपिकों पर चर्चा में रहा था, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर देखिए। और लास्ट वीडियो आप लोग को थोड़ा टेक्निकल एरर हो गया था, तो उसमें जो की पॉइंट बताया गया है आप लोग उसे ज़रूर नोट डाउन कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण की नोट्स है। तो आप लोगों के लिए वो उपलब्ध है। वैसे मैंने इसका पेपर आप लोगों को ग्रुप में भी सेंड किया था, तो वहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार का नज़र आ रहा होगा, पीला कलर का एक मैसेज सिंबल, तो उसे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो वो नोट्स ओपन हो जाएगा। तो आप लोग उसे नोट्स को देखकर अपना की नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के न्यूज़ में क्या है तो देखिए, सबसे पहले तो सबक सिखाएंगे बगैर नहीं रुकेंगे। बातें की जा रही है दोनों तरफ से, कुछ बातें रूस की तरफ से, कुछ बात यूक्रेन की तरफ से। स्थिति अब 8वां दिन युद्ध का हो चुका है और स्थिति और भी बदतर हुई जा रही है। बहुत से न्यूज़ ऐसे निकल के आ रहे हैं कि यूक्रेन भारतीय जो नागरिक है उसको बंधक बनाई हुई है कि बार्गेनिंग कर सके। साथ ही साथ रूसी सेना बोल रही है, रूसी सरकार बोल रही है जो रूस में जो फंसे हुए लोग उसे बाहर निकालने में रूस सहयोग करेगा। तो बहुत सी चीज़ें उभर कर सामने में लास्ट वीडियो में आप लोग को कवर किया गया है। इससे संबंधित जो भावी नीति होगी क्या होगी, तो इसी के लिए देखिए युद्ध का रण क्षेत्र ना बन जाए। अभी तो युद्ध का शुरुआत है 8वां दिन, कहीं थर्ड वर्ल्ड वार का यह रण क्षेत्र ना बन जाए, क्योंकि इतिहास यही गवाह दे रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज से ही फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार प्रारंभ हुआ था। यूक्रेन इस बार ना इसका मोहरा बन जाए दो शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच, और अपने यूक्रेन के ही भी अपने हित हैं, राष्ट्रीय हित हैं, वो अपने राष्ट्रीय हित के लिए लड़ रहा है। पर दो राष्ट्रों के महाशक्तियों के बीच यूक्रेन अपने राष्ट्रीय हित की सुरक्षा में कहीं पिस न जाए, ये ज़्यादा आशंका की बात है। और पुनः यह हमारा विश्व पुनः उसी रास्ते पर न चल जाए जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान हुआ था। पर भारत की सशक्त स्थिति अभी यह स्पष्ट कर रही है कि अमेरिका भारत को मीडिएटर के रूप में उपयोग कर रहा है रूस को समझाने के लिए। अगर रूस को भारत सफल हो जाता है उन चीज़ों को समझाने में जो राष्ट्रीय हित सभी के सुरक्षित हो, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जो विवाद का मुख्य कारण है कि नाटो में शामिल न किया जाना यूक्रेन को। हाल ही में यूक्रेन का यूरोपियन संघ का जो बैठक हुआ था, नाटो का बैठक हुआ था, उसमें यह स्पष्ट यूक्रेन के राष्ट्रपति के द्वारा मांग की गई थी जल्द से जल्द हमें वहाँ पर शामिल करने का जो भी कार्रवाई है वो करें, ताकि हम आप लोग को जो भी चीज़ें हम लोग नाटो से मिले हमें पर सुविधाएं प्राप्त हो और हम एक मजबूत स्थिति को प्राप्त कर सके। तो ऐसी स्थिति देखिए दोनों तरफ से असमंजस की स्थिति कायम की जा रही है, तो यह विश्व के लिए सही नहीं है। नाटो भी संभल कर चल रहा है कि नाटो धमकी दे चुका है रूस के, अगर नाटो या उससे सशक्त जो संबद्ध देश है यूक्रेन का साथ देती है तो विश्व वैसे चीज़ों का खमियाजा भुगतेगा जो उसे नहीं चाहिए। विषम लड़ाई की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जान रहे हैं रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो अपने परमाणु जो हथियार उसको अलर्ट मोड पर रखे हुए हैं। तो यह भी बहुत ही ऐसी स्थिति को उत्पन्न करता है जो दोनों के बीच एक केवल वार्ता के जरिए ही समाप्त किया जा सकता है, जिसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो इसलिए यह आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में ऐसा तो नहीं है कि विश्व समाप्ति हो जाएगा, पर जब भी लड़ाई होगा खत्म, जब भी लड़ाई जिस स्थिति से समाप्त होगा उसमें
भारत की भूमिका स्पष्ट रूप से देखी जाएगी। तो उस समय जब आएगा न्यूज़ तो उसे हम लोग कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में जो बैठक हुई थी इस युद्ध को लेकर, सभी संसदीय दलों की सलाहकार बैठक समिति की बैठक बुलाई गई थी। इसमें सभी दलों के ने एक राय से माना कि भारत का तटस्थ रुख सरकार के रुख पर सरकार पक्ष पर सभी साथ में है। यह सभी ने समर्थन किया भारत अपनी स्थिति को ऐसे ही कायम रखे, क्योंकि युद्ध में एक तरफा जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के दौरान हुआ था, और इस पर मैंने वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखिए गुट निरपेक्ष भारत की विदेश नीति कौन कौन सी है। तो सभी वीडियो बना हुआ है, आप लोग प्लीज़ जाके देखा कीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण जब भी भारत के साथ भारत किसी युद्ध के क्षेत्र में जाता है, जैसे वो पाकिस्तान हो तो पाकिस्तान के संग युद्ध की बात होती है, या अपने पड़ोसी देशों की बात होती है, तो वहाँ भारत के नीति जो है विदेश नीति है उसकी चर्चा जरूर होती है। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए, वो हर जगह आप लोग को उपयोग होगा। यह बहुत ही सागर्भित रूप से वो वीडियो बनाया गया है। तो कल के जो बैठक हुई है उसमें क्या क्या बातें की गई, तो सभी चीज़ें यहाँ दी गई है, आप लोग जरूर देखिए। हमें की पॉइंट के रूप में क्या जानना चाहिए, तो देखिए की पॉइंट के रूप में क्या विदेश नीति क्या होता है। हालांकि इससे संबंधित वीडियो बना हुआ है, आप लोग ज़रूर जाके देखिए। आजकल जो न्यूज़ है उस पर मैं जो वहाँ रह गया था शेष उस वीडियो में, उस पर मैं विशेष चर्चा यहाँ पर कर देता हूँ, और शेष आप लोग वहाँ से कवर कर लीजिएगा। विदेश नीति दूसरे देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सैनिक विषयों पर पालन करने वाली नीतियों का एक समुच्चय होता है। विदेश नीति का अर्थ ही होता है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सैनिक विषयों पर। यह 4 विषय होते हैं मुख्यतः, उस पर ही किसी देश का नीति निर्धारण ही विदेश नीति कहलाता है, किस रूप से दूसरे देश के साथ वो व्यवहार करता है। भारत की विदेश नीति कम से कम 4 मुख्य उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा, अगर बहुत से उद्देश्य हैं पर मुख्यतः यह 4 मुख्य उद्देश्य जरूर होंगे। और यह बात कहाँ से आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को जो विदेश मंत्रालय है उसमें पूर्व जो हमारे विदेश से सलाहकार रहे थे उनके द्वारा यह लेख लिखा गया था, वहाँ पर ये पब्लिश है। आप लोग जाकर जरूर वेबसाइट पर विजिट कीजिए और वहाँ से यह बातें, क्योंकि यह ऑथेंटिक वेबसाइट है, भारत सरकार की वेबसाइट है, तो अगर उनके द्वारा यह बात वहाँ लेख लिखी गई है, मेमोरेंडम वहाँ लिखा गया है, तो आप लोग उसे ही मानिए। उससे बहुत सी चीज़ें देखिए, हम और आप बहुत सी चीज़ें आशंका लगा सकते हैं या शंका कर सकते हैं या दूर नीति को बना सकते हैं, पर भारत वस्तुतः क्या सोचता है किसी नीति पर यह सरकार का मंत्रालय ही स्पष्ट करता है। तो वहाँ पर यह बातें लिखी गई है, मेमोरेंडम लिखा हुआ है, एक लेख जरूर लिखा, वहाँ पर जाकर आप जरूर पढ़िए उसको। मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स जो है विदेश मंत्रालय, उसके वेबसाइट पर जाकर विजिट कीजिए और देखिए बहुत सी चीज़ें आप लोगों को वेबसाइट से, गवर्नमेंट वेबसाइट से ही विजिट। इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग पीआईबी देखते रहिए, रेगुलर पीआईबी देखिए। जो भी एस्पिरेंट है, यूपीएससी एस्पिरेंट है, पीसीएस एस्पिरेंट है, वो आप लोग को पीआईबी डेली विजिट करना चाहिए, जो महत्वपूर्ण विजिट है। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट पीआईबी होता है संग्रह आप लोगों को अपलोड कर देता हूँ अपने वेबसाइट और ऐप पर, तो आप लोग यहाँ से भी कवर कर सकते हैं। क्योंकि पीआईबी, अगर गवर्नमेंट की पीआईबी पर आप जाते हैं तो वहाँ डेली रोजाना मान के चलिए औसतन 15 से 20 टॉपिक आपको कवर किया जाता है। बहुत ही लेंदी हो जाता है, जो इसमें महत्वपूर्ण होता है उसे मैं 4 से 5 टॉपिक में कवर करने का प्रयास करता हूँ। अगर आप इतना ही कर लेते हैं तो आपका आगामी जो 365 दिन होगा वो बहुत ही करंट अफेयर्स दृष्टि से, मेंस की दृष्टि से, इंटरव्यू की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए पीआईबी का जो सेगमेंट है आपको ऐप और वेबसाइट पर, इसे मत छोड़िए, बहुत ही आप लोग के लिए उपयोगी होगा। तो इस लेख को आप लोग जरूर पढ़िएगा, आप लोगों के लिए फायदेमंद रहिएगा आप लोग। चलिए, तो भारत के 4 मुख्य उद्देश्य क्या है? पहले, अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षित करना। यह सभी राष्ट्रों का भी होता है, तो भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षा करता है, करेगा, ऐसा विदेश नीति में स्पष्ट है। पहली तो विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य यही है। दूसरा, एक बाहरी परिवेश बनाना जिसमें समावेशी घरेलू विकास के अनुकूल हो, अर्थात भारत और भारत के बाहर जो विदेश नीतियाँ कार्य कर रही है अन्य देशों के, इसके बीच सामंजस्य स्थापित करना और अपने घरेलू विकास को सुनिश्चित करना, यह मुख्य उद्देश्य है। तीसरा यह है, भारत एक गरीब विकासशील देश से उभरती हुई अर्थव्यवस्था में विकसित हो रहा है, अर्थात हम 2030 तक सभी लोग जान रहे हैं कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम बाजार के रूप में सशक्त तो हो रहे हैं, पर राष्ट्र के रूप में कितने सशक्त हैं वो कल प्रधानमंत्री के द्वारा यह वक्तव्य दिया गया है। आप उसे जरूर वीडियो को सुनिए,
कि क्या हम बाजार ही बन कर रहेंगे या एक सशक्त राष्ट्र के रूप में बनेंगे। देखिए, इसलिए मैं बोलता हूं कि जो भारत सरकार की जो भी नीतियां हैं, जो भी आप लोगों को वीडियो पब्लिश किया जाता है, उसे ज़रूर देखिए। इससे आप लोगों को बहुत सी चीज़ें स्पष्ट होगी और सभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होती है। आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, पीसीएस स्टूडेंट एस्पिरेंट है, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। सभी चीज़ों पर निगाह रखिए और न्यूट्रल निगाह रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूट्रल रहना आप लोगों को एज ए एस्पिरेंट के रूप में। तो यह उभरती इसलिए तीसरी महत्वपूर्ण उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि भारत की आवाज़ वैश्विक मंचों पर सुनी जाए। तो वैश्विक मंचों पर अपनी पहुंच अपनी स्थापित करने के लिए भी भारत विदेश नीति अपनाता है और उसके विभिन्न आयाम में विभिन्न तरीके हो सकते हैं, पर मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक मंचों पर अपनी आवाज़ को स्थापित करना या आवाज़ एक सशक्त राष्ट्र के रूप में पुनः स्थापित करना। जैसे अभी देख रहे हैं कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय भारत से अनुरोध करता है कि आप मध्यस्थता अर्थात रूस के साथ वार्ता करें और चीज़ों को स्पष्ट करें। अमेरिका बार बार भारत से सहयोग लेना चाहता है, तो भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे आता है। उसी प्रकार यूक्रेन ने डायरेक्ट स्पष्ट वहाँ से विदेश मंत्रालय के द्वारा बोला गया कि आप हमारे लिए एक मैत्रीपूर्ण सहयोग कर सकते हैं और रूस को समझा सकते हैं। तो भारत देखिए, यहाँ पर क्या साठगांठ होगा वो अलग मैटर है, किस प्रकार से कार्य करेगा नीतियाँ अलग बात है, पर भारत एक सशक्त राष्ट्र के उभर के आ रहा है कि एक विश्व का सशक्त राष्ट्र, सबसे शक्तिशाली राष्ट्र भी भारत से अनुरोध करता है और दूसरा एक जो पीड़ित देश है, जो पीड़ित है, वो भी राष्ट्र के समर्थन करता है। और रूस जो सुरक्षा परिषद में जो बैठक हुई थी उसमें अगर भारत न्यूट्रल रहा तो रूस उसे स्पष्ट रूप से धन्यवाद देता है कि आपने किस रूप से हमारा सहयोग किया इनडायरेक्टली। तो देखिए, भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में भले यह न्यूट्रेशन जो होता है, भारत का जो न्यूट्रल स्थिति है, वो एक कारण है, एक विषय को जन्म देता है कि क्यों ऐसा भारत को अब ऐसा रहना चाहिए, एक स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए। तो ये एक अलग विषय है, परंतु भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में एंड ऑफ डेट देखा जाए तो सशक्त राष्ट्र रूप में उभर कर सामने आया है। इसलिए सुनी जाए, इसलिए भारत आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, निःशस्त्रीकरण, भेदभाव रहित वैश्विक व्यापार, वैश्विक शासन के संस्थाओं के सुधार, जो दुनिया के विश्व के बाकी जो ज़्यादा से अधिक भारत को प्रभावित करते हैं, के साथ अपने वैश्विक मंचों को साझा करना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और चौथा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? जैसे भारत के 30 मिलियन से अधिक सशक्त प्रवासी है, तो विश्व में सबसे बड़ा प्रवासी क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। भारत विश्व में विभिन्न देशों में भारतीय परिवार जो है सबसे ज़्यादा होते हैं। इसमें अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति भी शामिल है। तो इसलिए भारत एक विश्व पर अलग पहचान रखता है। जब भी देखिए, अफगानिस्तान में मामला उठा था, अमन में मामला उठा था, तो भारतीय प्रवासी को बाहर निकालने के लिए हमेशा रहा है। तो इस प्रकार से भी प्रत्यक्ष रूप से भारत हर राष्ट्र के साथ एक अलग स्थिति रखता है, जिसमें भारत की सशक्त भूमिका होना आवश्यक है। उसके बीच कूटनीतिक संबंध होना आवश्यक है। इसलिए महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाता है, इन 4 ही मुद्दों पर महत्वपूर्ण है जो आप लोगों को यह ध्यान में रखना है। उसके अतिरिक्त बहुत से मुद्दे हैं, पर वो सेकेंडरी है। फर्स्ट 4 जो आपको मैंने बताया कि आपको पहले तो राष्ट्रीय हित होगा, दूसरा आपको घरेलू और वैश्विक परिदृश्य में सामंजस्य स्थापित करने की स्थिति होगा, तीसरा वैश्विक मंचों का प्रयोग होगा, और चौथा कि आप लोग प्रवासी भारतीय का जो हमारा अस्तित्व रखता है उसकी, जैसे आप लोग समझ सकते हैं यूएई में क्या हम स्थिति रखते हैं, सऊदी अरब में हम लोग क्या स्थिति रखते हैं, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया, सारे अमेरिका, सारे देशों की हम लोग चर्चा कर सकते। जो भी वर्तमान में सशक्त राष्ट्र है, मजबूत राष्ट्र खुद को बोलता है, वहाँ पर हमारी स्थिति क्या है, प्रवासी और राष्ट्रों के विपरीत हमारा स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप लोगों को अफगानिस्तान के मामले में देख सकते हैं, जिस पर मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था आप लोगों को कि अफगानिस्तान से कैसे हम लोग बाहर। आज तो यूक्रेन के मामले में भारत एक अलग ही स्पष्ट करता अपनी नीति कि भारतीय मंत्री जाके किसी राष्ट्र के बॉर्डर पर जाके अपने प्रवासियों को बाहर लेके आ रहे हैं। विश्व का पहला ऐसा उदाहरण है जो किसी देश का संस्थाएं, किसी देश का मंत्रालय का मंत्री वह जाके अपने प्रवासियों को बाहर लेके आ रहा है, अपने देश के लोगों को लेकर आ रहा है, जो कि अभी तक किसी राष्ट्र के आपको नहीं देखेंगे ऐसा उदाहरण कि पीड़ित देश में, यानी जो विवाद का क्षेत्र है, वहाँ जाकर अपने मंत्रियों को बाहर लेकर आ रहा है, अपने लोगों को बाहर लेकर आ रहा है वहाँ के मंत्री। तो यह एक रणनीतिक हम लोग बढ़त बना के रखे हुए हैं कि हम लोग
अपने लोगों को वापस लाने किस हद तक जागरूक है, किस तक जवाबदेह है। तो यह एक पटल अमेरिकी, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग एक वीडियो भी शेयर किया था फेसबुक पर और टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, तो आप लोग देखे होंगे यूएसए अपने नागरिकों के लिए क्या 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 रूल और रेगुलेशन फॉलो करता है, पर भारत के रूप से तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा विदेश नीति के संदर्भ में क्या क्या हम लोग चीज़ें लेके चलते हैं। विदेश नीति का मौलिक सिद्धांत क्या है? पंचशील सबसे इम्पोर्टेंट है, पंचशील। उसके बाद गुजरात सिद्धांत है, उसके बाद आप लोगों को वाजपेयी सिद्धांत है, मनमोहन सिद्धांत है, और लास्ट में वर्तमान 2014 के बाद की स्थिति है। उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसके बाद उस नीति को वर्तमान सरकार की नीति है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो पंचशील है। पंचशील कब कराया गया था? 29 अप्रैल 1954 को कराया गया था, हस्ताक्षर हुआ था, जो औपचारिक रूप से चीन और भारत के तिब्बत के क्षेत्र में भी व्यापारिक समझौते और प्रतिपादन के रूप में किए गए 5 सिद्धांत क्या था कि दूसरे, और इसी पर भारत अभी तक टिका हुआ है, इसी सिद्धांत पर। दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, संपूर्णता के पारस्परिक सम्मान करा, परस्पर गैर आक्रामकता की नीति अपनाना, परस्पर गैर हस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, यह 5 सिद्धांत है। साथ ही साथ वसुधैव कुटुंबकम, विश्व परिवार के इसी साथ ऐड करके आप लोग आगे देखिएगा। वसुधैव कुटुंबकम, इससे संबंधित सबका साथ सबका विकास और विकास सबका विश्वास के आधार पर वसुधैव कुटुंबकम के रूप में हम लोग अपने विदेश नीति को स्थापित करते हैं। यह 2 महत्वपूर्ण हो जाता है आपको विदेश नीति के संदर्भ में। अब और जो भी मैंने सिद्धांत बताया, आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारे सिद्धांतों की चर्चा की गई है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है शीत युद्ध की समाप्ति के दशक के उपरांत नीति क्या रही है भारत की? तो 1989, जब जान ही रहे हैं आप लोग, 91 जो दौर था रूस का, जो अमेरिका और रूस का जो 45 के बाद की स्थिति थी, शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। और 91 में जब विघटन हुआ रूस का, तो अभी वर्तमान में जो अभी कजाकिस्तान, ये सब जो देश आप लोग देख रहे हैं, उस सब के उसी का भाग है यूक्रेन भी। तो इसके संदर्भ में जब युद्ध की समाप्ति हुई थी, उसके ऊपर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकालों के दौरान अपने विदेश में व्यापक परिवर्तन शामिल किए गए थे। इसमें पश्चिमी देशों के साथ पुनर्निर्माण के लिए पहल, इजरायल के सहयोग विकसित करने हेतु पश्चिमी एशिया संतुलित करना, लुक ईस्ट पॉलिसी प्रारंभ करना, यह महत्वपूर्ण था। पहला क्या था? पश्चिमी देशों का पूर्ण निर्माण स्थिति को कायम करना, पुनः रिश्तों को कायम करना, या पूर्ण रूप से परिवर्तित करते हुए नए रिश्तों को कायम करना। इजरायल के साथ देखिए महत्वपूर्ण है, इजरायल यहीं से महत्वपूर्ण भारतीय साझेदार बनता है 1991 के बाद से। तो यह महत्वपूर्ण है, इजरायल के साथ जो मिडिल ईस्ट कंट्री के बीच में अपना एक विशेष स्थिति रखता है, तो इजराइल के साथ सहयोग विकसित करना, पश्चिमी एशिया की नीति को संतुलित करना है। लुक ईस्ट पॉलिसी भी आप लोगों को सभी पर चर्चा, प्ले लिस्ट पर वीडियो बना हुआ, जाके जरूर देखिए। तो यह नीति अपनाना था। मई 1998 परमाणु परीक्षण संचालित किया गया था, जिसके बाद परमाणु हथियार के वाले राज्यों की ओर उन्मुख होना, परमाणु सशक्त देशों के साथ हमारा टेबल बेंच पर बातें शुरू हो गई, जैसे अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, रूस। तो ये सब जो देश है, हम परमाणु संपन्न देश है, उसके साथ हम लोग टेबल साझा करने लगे। तो ये महत्वपूर्ण विदेश नीति में शामिल हो गया। प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे, उनकी विदेश नीति जो रणनीतिक अर्थव्यवस्था पर अवधारणा पर आधारित थी, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके 5 आधारभूत विशेषताएं दर्शाई गई थी, जैसे विश्व के साथ संबंध इतनी विकास प्राथमिकताओं और उत्तरोत्तर रूप से परिभाषित हुए थे, तो आर्थिक रूप से हमने विदेश नीतियों को अपनाया था। नेक्स्ट, विश्व अर्थव्यवस्था से अत्यधिक एकीकरण भारत को लाभान्वित करेगा, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अत्यधिक एकीकरण भारत के लिए लाभदायक होगा, यह भी एक कॉन्सेप्ट के रूप में अपनाया गया था। भारत के सभी महाशक्तियों के साथ अस्थायी, दीर्घकालिक और पारस्परिक दृष्टि लाभप्रद संबंध स्थापित किए एक ऐसी वैश्विक अर्थव्यवस्था जो परिवेश था, इसे स्थापित करने के लिए कार्य किए गए थे। भारतीय उपमहाद्वीप की साझी नियति, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप जितने भी कॉन्टिनेंट है, सभी राष्ट्रों के साथ एक साझी नियति के साथ आधिकारिक क्षेत्रीय सहयोग और संयोजनता को की आवश्यकता पर बल दिया गया था। आप बहुत सी नीतियों को देखे होंगे इस दौरान। विदेश नीति के केवल हमारे हितों को देखते हुए परिभाषित नहीं की गई है, बल्कि हमारे लोगों के लिए प्रिय मूल्य के रूप में ध्यान रख के बनाया गया। जो हमारे लोग हैं वो कैसे अपने विदेश में जाके कार्य कर रहे हैं, उसके लिए क्या
सही स्थिति रहेगी, वस्तुनिष्ठ स्थिति रहेगी, इसके संदर्भ में विदेश नीति को कायम किया गया है। नोट आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ बातें की गई। जो रक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन थे, दिसंबर 2013 में उनके द्वारा यह बात की गई कि हमारे अपने मूल्यों की अनिच्छा जो है हमारे हितों के लिए द्विपक्षीय वाद का प्रयोग करते हुए प्रतीत होती है। जो हमारी एकल नीति है वस्तुतः हमें द्विपक्षीय संबंधों को स्पष्ट करने के लिए और भी महत्वपूर्ण स्थान देती है, इस संदर्भ में बोला गया था। और भी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारे सिद्धांतों पर विशेष चर्चा किया गया है। आप लोग विदेश नीति सर्च कीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाके आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी में होगी मेडिकल की पढ़ाई, फीस आधी की जाएगी, पीएम मोदी के द्वारा कल बताया गया है। तो इसके संबंधित कुछ बातें हैं कि संख्या घोषणा किस रूप से की गई है कि हम लोग बाहर ना जा सके। इस पर एक आर्टिकल आया है, वहाँ पर आप लोग विशेष पढ़िएगा, बताऊंगा मैं अभी जस्ट नीचे कि वो आर्टिकल किस रूप से आप लोग को कवर करना है। नेक्स्ट चलिए, एक कवच आया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीटी ओरिएंट आप लोगों को यह टॉपिक है। ट्रेन की दुर्घटना से बचाएगा रेलवे का नया कवच जो नाम दिया गया है कहाँ है, 1200 किलोमीटर ट्रैक पर यह कवच प्रणाली स्थापित किया जाएगा। और दक्षिण मध्य रेलवे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि दक्षिण मध्य रेलवे की कुल लंबाई कितनी है। यह मैंने आप लोगों को वीडियो में पहले ही बताया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैंने जो चीज़ें आप लोगों को बताया हूँ कहीं ना कहीं आप लोगों को उपयोग जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर उसी टॉपिक को कवर किया जाता है जो एग्जाम ओरिएंट हो। यहाँ पर बकवास चीज़ें नहीं की जाती, टू द पॉइंट बात की जाती है। तो आप लोग इस चीज़ों को समझिए कि जो भी वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में वो आपको किसी न किसी रूप से उपयोग में आएगा। तो आप लोग जरूर देखिए। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए कौन सी सबसे लंबी लंबाई है, वो कितने रूट को कौन कौन से राज्यों को कवर करती है, तो ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है पीटी ओरिएंट। तो अश्वनी वैष्णव जी ने के द्वारा किया जाएगा इस कवच का अध्ययन शुक्रवार को। नेक्स्ट है प्रणाली रेलवे जो तस्वीर है बदल सकती है, जैसे दक्षिण पूर्व 264 किलोमीटर ट्रैक पर चलाया गया था प्रोजेक्ट, जो पायलट प्रोजेक्ट कितने किलोमीटर पर चलाया गया, यह भी आपको पीटी ओरिएंट प्रश्न पूछ सकता है। लंबे 1200 किलोमीटर यह ट्रैक अपनाया जाएगा। किस तरह काम करेगी ये तकनीक आप लोग देख लीजिएगा, इसको विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सारे चीज़ों को दिया गया है। पलटने की आशंका पर ट्रेन पहले ही रुक जाएगी, यह तकनीक अपनाया गया, वो कैसे काम करेगा, सारी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा की गई है। तो आप लोग जरूर इसे कवर कीजिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों को देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। क्वाड देशों के चेतावनी दिया है चीन को, या फिर पुनः इस तरह आप हिंद महासागर में स्थितियाँ उत्पन्न न करें ताकि और भी चीज़ें अस्पष्ट हो। तो यह महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे जरूर देखिएगा। क्वाड को लेकर वीडियो बना हुआ प्लेलिस्ट में, उसे ज़रूर देखिए, वहाँ से बहुत सी चीज़ें आप लोगों के लिए स्पष्ट हो जाएगी। क्वाड क्या है, क्वाड की नीति क्या है, क्वाड क्यों जरूरी है हिंद महाप्रशांत क्षेत्रों में, भारत की भूमिका क्या है, और अमेरिका भारत को किस रूप से देखता है तो क्वाड के संदर्भ में। तो इसके लिए आप लोग वीडियो जरूर देखिए, वहाँ पर बहुत सी चीज़ों को स्पष्ट किया गया है। तो इसके संदर्भ में आप लोगों को कवर करना है। यहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इसका जब पेपर आप लोगों को ग्रुप में सेंड करूँगा तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। सारे जो अंडरलाइन किए रहते हैं उससे आप लोग जरूर एक बार देखिए, बहुत ही उपयोगी होगा। लिंक से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। सारे प्लेलिस्ट पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के दिए हुए हैं, व्हाट्सएप के दिए हुए हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं, जो भी आप लोगों के लिए उपयोगी हो, जो भी आप लोग सहज महसूस करते हो। नेक्स्ट है आप लोगों को इसमें आना है, नीचे अभी पॉलिटिक्स है, अभी सारे चीज़ें जो हम लोग के लिए उपयोगी अभी फिलहाल नहीं है। आप देख लीजिए, इसलिए अहम हो जाता है शेरसोन के ऊपर रूस का कब्जा, क्यों महत्वपूर्ण है रूस का कब्जा, इस पर विस्तृत चर्चा किया गया है। इस पर पहले भी मैंने चर्चा किया, तो की पॉइंट दिया हुआ है पुनः, ये आप लोग सेगमेंट जरूर नहीं छोड़िए, यहाँ से बहुत सी चीज़ें आप लोग को स्पष्ट होगा। तो ये सेगमेंट जब भी आ रहा है न्यूज़ पर, दैनिक जागरण के न्यूज़ पर, तो आप लोग इसे जरूर कवर कीजिए। यहाँ से बहुत से पीटी पैक्ट आप लोगों को प्राप्त होंगे, तो उपयोग जरूर हो आप लोगों को करना चाहिए। नेक्स्ट है आप लोग देखिए, यूक्रेन को हथियार देकर रूस युद्ध का खतरा पैदा कर रहे हैं नाटो देश, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। यह लेख न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा गया है, या जो न्यूयॉर्क टाइम उनकी उसमें यह बातें की गई है कि आप प्रत्यक्ष रूप से नाटो का सदस्य देश यूक्रेन नहीं है, पर अप्रत्यक्ष रूप से आप लोगों को सहयोग देकर कहीं ना कहीं आप एक बड़े हादसा को, बड़े युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें कोई भी राष्ट्र पीछे नहीं। यहाँ तक कि मैंने यहाँ एक स्टार किया, आप लोग जरूर देखिएगा। स्वीडन और फिनलैंड जो हथियारों का आपूर्ति भी कर रहा है, जो अपने आप को औपचारिक तटस्थ राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, मानता है,
स्वयं को कहता है, तो वो भी आप लोगों को इस यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है हथियार देने में। तो कितनी भयावह स्थिति उत्पन्न कर रहा है नाटो, आप लोग इसे स्पष्ट समझिए कि रूस के समक्ष अपने भी विकल्प हैं, अपने राष्ट्रीय हित सुरक्षित रखने का एक मुद्दा है, उसमें सभी राष्ट्र बढ़ चढ़ के हिस्सा दे रहे हैं। जैसे नीदरलैंड यूक्रेन को 200 सिंगल राइफलें दे रही है, तो ये सब राइफल नहीं दे रहा, मैं देश का नाम बस यहाँ बताना चाहता हूँ कि एक तरफा केवल यूक्रेन को किन महाशक्तियों के बीच आकर युद्ध करने की स्थिति में सपोर्ट किया जा रहा है, इसे प्रोपोक किया जा रहा है कि आप युद्ध कीजिए। अगर देखिए पॉलिश और लितालीय सतह भी हवा से मार करने के लिए आप लोग को दिया जा रहा है, इसे एस्टोनिया जैसा देश भी आप लोगों को दिया जा रहा है, उनके द्वारा हथियार दिया जा रहा है इस संदर्भ में। फिर नेक्स्ट है 20 देशों के 20 देश जो कहीं ना कहीं यूरोप के देश हैं, जो नाटो के भी सदस्य हैं, वो आपको यूक्रेन का सहायता दे रहा है, जिसमें रूसी हथियार के खिलाफ आप लोग लड़ाई कर सके। इसलिए नाटो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि नाटो के भी देश स्वयं को संतुलित रखें इन युद्धों के खिलाफ में। ज़रूरी नहीं है कि आप इन चीज़ों को अपने हित को साधित करें। देखिए अवसर में आपदा में अवसर ढूंढना एक मानव प्रवृत्ति है और मानवीय प्रवृत्ति है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस न्यूज़ को आप लोग ज़रूर कवर कीजिएगा। जबकि रूस ने प्रत्यक्ष रूप से धमकी भी दिया है कि अगर नाटो देश शामिल होता है इस मामले में, तो विश्व एक ऐसे युद्ध को और बढ़ेगा जो विश्व कभी देखा नहीं होगा। यानी अपरोक्ष रूप से परमाणु हथियार हमले की धमकी दिया गया, वो इसलिए दिया गया कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश जो नाटो हैं वो इस युद्ध से बाहर रहें, इस विरोध से बाहर रहें। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से नाटो भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच के रूप में। देखिए विश्व बैंक ने रूस और बेलारूस के सभी परियोजनाओं को रोकी है। तो यह कौन सी परियोजनाएं, बस नज़र रखिएगा आप लोग, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी नज़र रखिए क्योंकि कहीं से आप लोग की पॉइंट आप लोगों को मिल सकता है। नेक्स्ट है ये आप लोग आर्टिकल देख लीजिएगा आज, यह महत्वपूर्ण हो जब मानव सभ्यता की परख का समय है। कौन से निर्णयकर्ता किस रूप से जा रहे हैं, कौन अवसर का फ़ायदा उठा रहा है, इससे संबंधित बहुत सी चीज़ें की गई है। अश्विनी कुमार जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं उनके द्वारा की गई है। तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा। और देखिए मेडिकल शिक्षा का कमज़ोर ढांचा है, इस पर एक विस्तृत चर्चा की गई है इनके द्वारा, जो अजय खेमरिया हैं उनके द्वारा की गई। क्यों भारत से बाहर जाकर लोग अपना मेडिकल शिक्षा प्राप्त करते हैं, नीट क्वालिफाई क्यों नहीं करते? तो आंकड़े यहाँ बहुत बेहतर दिए गए हैं। तो आप लोगों को यह आर्टिकल आज तो ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि समझ सके कि भारत के बाहर क्यों लोग जाते हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश भी जाके पढ़ने को तैयार हैं भारतीय लोग। तो यह क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, तो मैंने यहाँ अंडरलाइन सारे खबरों को कर दिया है। तो आप लोग ज़रूर देखिए कि यह क्यों ऐसी स्थिति बनकर उभर के सामने आती है। तो यह देखने को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे यूक्रेन तो जाते ही हैं, रूस, फिलीपींस, चीन, तजाकिस्तान, यहाँ तक कि बांग्लादेश के रुख भी करते हैं भारतीय MBBS जो बनना चाहते हैं। तो जैसे 14 से लेकर देखिए आंकड़ा, अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हो जाए। जैसे 1940 से लेकर 2014 तक औसतन 6 नए मेडिकल कॉलेज देश में निर्मित होते थे 2014 तक, पर वर्तमान में 2015 से यह 29 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। तो अगले कुछ वर्षों में यह स्थिति बहुत ही बेहतर होगी कि हमारे लोग बाहर नहीं जाएंगे। सरकार को और भी प्रयास करने की ज़रूरत है, यह आंकड़ा और भी बढ़ाने, सीट बढ़ाने की संख्या जरूरी है, कॉलेजों की संख्या, महाविद्यालयों की संख्या बढ़ाने की जरूरी है कि लोग बाहर ना जाए। तो ये आंकड़े आप देखिएगा, 1940 से 2014 का औसतन कितना था, 5 से 6 था, 6 मैक्सिमम था, और अभी वर्तमान में 29। तो यह भी आप लोग PT फैक्ट पूछ सकता है यहाँ से। नेक्स्ट टाइम अभी जो आंकड़े क्यों जरूरी हो जाते हैं कि अभी सीट कितनी MBBS की सीट है, 53,000 लगभग है, PG सीट 23,000 है, जिसमें मेडिकल 276 निजी मेडिकल कॉलेज। ये सब आंकड़े आप लोग देखिएगा कि क्यों है। औसतन यहाँ 25 लाख में बाहर है, औसतन 20 से 25 लाख में देश से बाहर खर्चे में MBBS लोग जो बन जाते हैं। हालांकि इसके अलग फैक्ट है, क्या है नहीं है, सभी चीज़ों पर चर्चा किया गया, तो आप लोग ज़रूर देखिए। तो यह आप लोगों को आर्टिकल से समझ में आएगा कि भारत में वस्तुतः मेडिकल शिक्षा की वस्तु स्थिति क्या है, क्यों भारत से बाहर लोग जाते हैं, भारत में क्यों नहीं करना चाहते, कौन सा राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, ये महाराष्ट्र, तेलंगाना है, सीटों पर कब्जा किए हुए हैं, 48 MBBS सीटों पर उनका वर्चस्व है। तो यह कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। जो भी बाहर जा रहे हैं
भारत बाहर विदेशी शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेडिकल क्षेत्र में, तो वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के हिंदी भाषी क्षेत्रों वाले राज्य है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि किन क्षेत्रों के साथ क्या। और एक और भी डाटा आप लोग को इससे मिलेगा कि नागालैंड भारत का ऐसा राज्य है जहां पर एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो देख सकते हैं आज हम कहाँ 2022 में है और किसी स्टेट में मेडिकल कॉलेज तक नहीं है। तो ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई थी, ये सब चीज़ों पर आप लोग नज़र बनाए रखिए, महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट आप लोगों को कवर करना है, चलिए वीडियो भी लंबा हो जा रहा है, कम होता दिख रहा है अमेरिकी वर्चस्व। यह बहुत ही है कि 1991 की स्थिति के बाद वर्तमान 2022 में अमेरिका किस रूप से अपनी स्थिति को कायम किए हुए, वो अफगानिस्तान मामला में हो या और भी अंतर्राष्ट्रीय मामला में अमेरिका कैसे बार्गेनिंग किस रूप से कर रहा है विश्व पटल पर रूस के साथ, चीन के साथ। चीन एक बार धुरी बन के उभरा है, रूस भी एक धुरी बन के उभरा है। तो क्या अब रूस और चीन नए धुरी के रूप में विश्व में अपना स्पष्ट स्थिति को कायम करेंगे? अमेरिका पीछे हो गया। तो इन सभी चीज़ों पर आर्टिकल है, इससे संबंधित चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सी चीज़ें यहाँ स्पष्ट की गई है। नेक्स्ट आप लोग को 3 दशक तक बढ़ जाएगी, 3 दशक में 20 गुना बढ़ा प्लास्टिक का उपयोग। यह महत्वपूर्ण आंकड़ा है। यह कौन आंकड़ा जारी किया आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, मैंने इसके लास्ट वीडियो में आप लोग को कवर भी किया है दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में। प्लास्टिक से 1 जुलाई को जो आया था कि 1 जुलाई से बंद हो जाएगा सारा प्लास्टिक, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में वीडियो को बहुत सी चीज़ों को कवर किया गया है। भारत की नीति क्या है, भारत क्यों प्लास्टिक को बंद करना चाहता है, बैन करना, पर्यावरण के क्या हित है अहित है, सभी चीज़ों पर मैंने विस्तृत चर्चा की थी। तो देखिए प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देखिए। तो आज जो है 2000 सिंगल यूज प्लास्टिक 1 जुलाई 2022 से देश में लाने प्रतिबंध तैयारी, सेंटर फॉर एंड इन्वायरमेंट CSE जो है स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022 के तक से सामने जो है बहुत ही चौंकाने वाले हैं। भारत प्रत्येक दिन कितना लगभग 25,950 टन प्लास्टिक कचरा निकालता है अपने देश में। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा, इसका निष्पादन किस रूप से किया जाएगा ये कोई स्पष्ट नीति नहीं है। लगभग 26,000 टन कचरा निकाला जा रहा है, जिसमें दिल्ली सबसे ज़्यादा 689.8 टन कचरा निकाला जाता है। उसके बाद कोलकाता दूसरा स्थान, तीसरा चेन्नई स्थान है। यहाँ लिस्ट दिया गया है सभी राज्यों, सभी महानगरों का, तो आप लिस्ट को देख लीजिएगा। PT ओरिएंट है, ये आप लोगों को लिए काम देगा। देखिए यहाँ पर कुछ आंकड़े और भी बताए गए हैं, जिसमें कितना गुना 20 गुना का बढ़ोतरी और सिंगल यूज प्लास्टिक का ही केवल 60% बढ़ोतरी हुआ है। तो देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकना, कितना जरूरी है। इस 19 आइटमों पर प्रतिबंध लगेगा 1 जुलाई से। तो यह आंकड़ा आप लोग देख लीजिएगा, उस पर विस्तृत चर्चा हालांकि लास्ट वीडियो में किया गया है। G20 नेक्स्ट है, G20 का मंत्री सम्मेलन इंदौर में हो सकता है, यह बोला गया है। हालांकि इस साल नई दिल्ली में G20 देशों का सम्मेलन है। तो G20 सम्मेलन के संबंध में प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग जरूर जाके देखिए। सॉरी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा, इसलिए आपको मैं इसी में बात कर रहा था। तो आर्टिकल के साथ जोड़ के इसे देखिएगा। सिर्फ बाजार बनकर भारत कभी प्रगति नहीं कर पाएगा, यह भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा, और यह सही भी है कि केवल हम बाजार के लिए सबसे बड़े बाजार के रूप में उभर के आए या सबसे सशक्त राष्ट्र के रूप में हम लोग अपनी स्थिति को कायम करें। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा। हालांकि इसका वीडियो आप लोग देखिए, वीडियो देखने के बाद ज़्यादा ही स्पष्ट चीज़ों को समझ पाइएगा। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए सिंधु जो बैठक था वो सौहार्दपूर्ण रही, जिस पर मैंने चर्चा भी किया है। तो इसके संदर्भ में आप लोग वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, आप लोगों को बहुत सी चीज़ें कवर हो जाएगी। आज के न्यूज एनालिसिस में इतना ही। उम्मीद करता हूँ बहुत सी चीज़ें आप लोगों को स्पष्ट होगी, भारत की विदेश नीति स्पष्ट हुई होगी। और प्लेलिस्ट में जाकर और विशेष वीडियो को देखिए, तो सारी चीज़ें विदेश नीति के संदर्भ में, भारत की विदेश नीति के संबंध में जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि भारत किस रूप से रुख बदल रहा है, भारत किस बेंच पर खड़ा है, वो किस भूमिका में विश्व को अपनी ओर आकर्षित करता है, सभी चीज़ों पर स्पष्ट हो जाएगा।
और हो सके तो आप लोग प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को हमारा वीडियो शेयर कीजिए। और जो भी सामग्री दी जा रही, मानक सामग्री दी जाती है, जो परीक्षा ओरिएंट हो, एग्ज़ाम ओरिएंट होता है, टू दी पॉइंट यहाँ बात की जाती है। तो आप लोग टू दी पॉइंट चीज़ों को समझने के लिए यहाँ पर आइए, जुड़िए और लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। अगली न्यूज़ तक, जय हिंद।